सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सत्र में। सत्र शुरू करने से पहले मैं कुछ प्रश्न लेना चाहूँगा। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है। आप जिस राज्य में रहते हैं उसका मुख्यमंत्री कौन है। अब ये जो प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री है किसी राज्य का, या कोई अदर जो है मंत्री है, जैसे स्वास्थ्य मंत्री हो गए, खेल मंत्री हो गए, इन सब का चुनाव कौन करता है, इनका चुनाव कैसे होता है। आप सभी जानते हैं कि जनता अपने मत के ज़रिए इन लोगों को चुनती है। चुनाव में अपने मतदान के ज़रिए वोट देकर जनता इनको चुनती है, और चुनने के बाद में ये लोग क्या करते हैं फिर। भाई कुछ तो काम होता होगा, किसी तो मेन उद्देश्य के लिए, मुख्य उद्देश्य के लिए जनता इनको चुनती होगी। क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो ये जनता का एक अधिकार होता है, मत का अधिकार, मत देने का अधिकार। जिस अधिकार को काम में लेकर, जिस अधिकार की ताकत से जनता जो है इन जनप्रतिनिधियों को चुनती है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में या देश के प्रधानमंत्री के रूप में। तो चुनने के बाद इन लोगों का मेन काम क्या होता है, मुख्य काम क्या होता है। तो इनका जो मुख्य चुनने के बाद में जनता एक तरह से चुनाव के जरिए इनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देती है, और वो जिम्मेदारी होती है देश की शासन व्यवस्था को संभालना, चलाना, देश को आगे ले जाना, देश का विकास करना। इसी तरह किसी एक राज्य की अपन बात करें तो वहाँ पे मुख्यमंत्री की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि वो किस तरह से अपने राज्य का विकास करे, किस तरह से अपने राज्य को आगे लेके जाए। तो ठीक इसी तरह से जैसा कि आज जैसे मुख्यमंत्री होते हैं या हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है, ठीक ऐसे ही प्राचीन समय में, बहुत साल पहले, हम कल्पना करें या हम जानने की कोशिश करें कि उस समय क्या रहा होगा, उस समय की शासन व्यवस्था कैसी रही होगी, उस समय कौन ये शासन व्यवस्था को संभालता होगा, उसे हम क्या कहते, उस समय के लोग क्या कहते होंगे। इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे हम इस अध्याय में। लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आज के इस अध्याय के हमारे मुख्य बिंदु क्या हैं, और मुख्य शिक्षण अधिगम जो है हम इस अध्याय में लेने वाले हैं वो क्या हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं आज के मुख्य बिंदु हमारे। ये हमारा अध्याय है कक्षा 6 का इतिहास का अध्याय है, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, जिसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। इसमें हम आज भाग 1 में, भाग 1 में हम कौन से जो है मुख्य बिंदु लेने जा रहे हैं या कवर करेंगे वो आपके सामने हैं। राजा का चुनाव, राजा हो गया, राजा का चुनाव हो गया, अश्वमेध यज्ञ, वर्ण व्यवस्था, जनपद और महाजनपद, ये जो है हमारे इस अध्याय के मुख्य बिंदु रहने वाले हैं इस सत्र में जो हम लेने वाले हैं। सीखने के उद्देश्य, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस अध्याय में। राजा और राजा की अवधारणा से सीखने वाले को अवगत करवाना, प्राचीन अनुष्ठानों की जानकारी, प्राचीन सख्त वर्ण व्यवस्था से बच्चों को अवगत करवाना, ये हमारे मुख्य सीखने के उद्देश्य यहाँ पे रहने वाले हैं। तो आइए हम बात करते हैं, राजा से शुरू करते हैं कि राजा कौन होता था, उसे कौन चुनता था, समाज का आधार क्या होता था, या उस समय राज्य को क्या कहा जाता था। ऐसे ही कुछ प्रश्नों का उत्तर हम लेते हैं। ये छायाचित्र आपको, फ़ोटो आपको दिखाई दे रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी राजा की जो है ये फ़ोटो है। राजा जो है शासन का प्रमुख होता था, उसके आदेश ही कानून होते थे। प्रजा के भरण पोषण और उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार जो है कौन होता था, राजा होता था। तो अब राजा की हम बात कर रहे हैं, तो राजा जो है उस समय सर्वोपरि होता था, सबसे ऊपर होता था। राज्य से संबंधित सारे फैसले लेने का अधिकार जो है वो राजा को होता था। जिस तरह आज शासन की सारी जिम्मेदारी एक राज्य में मुख्यमंत्री की होती है, उसी तरह देश में प्रधानमंत्री की होती है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार की होती है। ठीक उसी तरह से प्राचीन काल में, या मैं ये कहूँ कि पुराने समय में शासन की सारी जिम्मेदारियाँ राजा की होती थी।
अब प्रश्न उठता है कि प्राचीन समय में कुछ लोग राजा या शासक कैसे बनते थे। तो देखते हैं कि लोग राजा कैसे बनते थे, उनका चुनाव कैसे होता था। राजा का चुनाव, यहाँ पे कुछ तरीके थे चुनाव करने के। सबसे पहले अपन बात करें जनता के द्वारा। बहुत सी जगह पे हमें ऐसा देखने को मिला इतिहास में कि कई जगह पे राजा का चुनाव जनता खुद करती थी। चुनने का आधार क्या होता था? उनकी प्रतिभा व उनकी योग्यता, कि कोई व्यक्ति राजा बनने के लायक है या नहीं है, जनता जो है वहाँ पे जो है निश्चित करती थी और उस व्यक्ति को जनता के द्वारा राजा चुना जाता था। एक और भी तरीका था, बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान करके भी कुछ लोग अपने आप को जो है राजा घोषित कर दिया करते थे। इसमें अंतिम जो बिंदु है, बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान करके आज से लगभग 3000 साल पहले इस तरह की परंपरा शुरू हुई। राजा लोग जो है बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान करके अन्य राजाओं को या प्रजा को मैसेज दिया कि वही सबसे ज़्यादा जो है पावरफुल हैं, ताकतवर हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपने आप को इस तरह से जनता के सामने रखा। तो वो कौन से अनुष्ठान होते थे जिससे ये राजा लोग अपने आप को जो है राजा या शासक घोषित करते थे, अपने आप को अन्य राजाओं से या अन्य लोगों से श्रेष्ठ घोषित करते थे? ऐसे ही एक अनुष्ठान के बारे में हम जानते हैं, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही अनुष्ठान था जिसमें राजा लोग या कुछ लोग अपने आप को बहुत ताकतवर जो है लोगों के सामने दिखाते थे। इसमें मुख्य जो बातें होती थी अश्वमेध यज्ञ की, यज्ञ के घोड़े को स्वतंत्र छोड़ा जाना। एक घोड़ा होता था, उसमें यज्ञ में छोड़ा जाता था। घोड़े की सुरक्षा राजा के सैनिकों के द्वारा की जाती थी। यज्ञ का घोड़ा किसी दूसरे राजा की सीमा में प्रवेश करता था तो क्या होता था, वहाँ की अलग सिचुएशन थी। यज्ञ के घोड़े को अन्य राजा के द्वारा रोके जाना, ये कुछ बातें यहाँ पे मेन थी। तो अश्वमेध यज्ञ एक ऐसे ही अनुष्ठान का उदाहरण है जिसमें एक घोड़े को स्वतंत्र छोड़ा जाता था। स्वतंत्र छोड़ा गया, अब वो घोड़ा जिस जिस राज्य में जाएगा वो राज्य की सीमा उस यज्ञ करने वाले राजा की सीमा मानी जाएगी। कल्पना करिए, यदि कोई व्यक्ति उस घोड़े को रोक लेता है, कहीं का राजा कोई उस घोड़े को रोक लेता है, तो उस घोड़े के पीछे क्या था, राजा के जो सैनिक आ रहे होते हैं उनके साथ उसे युद्ध करना होता था। ठीक है, फिर कई बार ऐसा भी होता था कि किसी राजा में हिम्मत नहीं होती थी कि उनके घोड़े को रोका जाए, तो जिस जिस राजा के क्षेत्र से वो घोड़ा गुजरता था वो सारा का सारा एरिया, वो सारा का सारा क्षेत्र उस राजा का माना जाता था। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आपने देखा होगा रामायण में, जब भगवान श्री राम अश्वमेध यज्ञ करते हैं, वो अपना घोड़ा छोड़ते हैं और उनके घोड़े को उन्हीं के पुत्रों के द्वारा लव और कुश के द्वारा रोका जाता है और भगवान राम की सेना को उनके साथ युद्ध करना पड़ता है। तो इस तरह से तो जो लोग राजा के घोड़े को नहीं रोकते थे वो मतलब वो मान लेते थे कि जिस राजा ने ये घोड़ा छोड़ा है, जिस राजा को यज्ञ कर रहा है, वो राजा उनका स्वामी है। फिर घोड़े को अपनी सीमा से गुजरने दिया तो इसका मतलब होता था कि उन्होंने उस राजा को अपना राजा मान लिया है जिसने यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा है। इन राजाओं को फिर अनुष्ठान में आमंत्रित किया जाता था। अब बात उठती है, प्रश्न उठता है कि ये जो यज्ञ होते थे ये करवाता कौन था? तो ये यज्ञ जो होते थे, हवन वगैरह, ये बहुत ही दक्ष ब्राह्मणों के द्वारा, उस समय जो ब्राह्मण होते थे उनके द्वारा या पुजारियों के द्वारा करवाया जाता था। ठीक है, जिनको बाद में यज्ञ करवाने के बाद में राजा के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे उपहार इनको गिफ्ट में या उपहार के तौर पे बहुत सारी चीज़ें इनको दी जाती थी। यज्ञ करने वाला राजा जो है उसको सर्वोपरि माना जाता था, सबसे शक्तिशाली माना जाता था। और यज्ञ में उपस्थित होने वाले सभी राजा लोग जो उपस्थित होते थे वो उस यज्ञ करने वाले राजा के लिए कोई ना कोई उपहार लेकर आते थे। अब बात आती है कि यज्ञ में, अनुष्ठान में कौन कौन लोग हिस्सा लेते थे। तो चलिए देखते हैं। ये एक पिक है, आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये घोड़े का पिक है। ये वो घोड़ा है जो यज्ञ में छोड़ा जाता था। इस तरह के साक्ष्य मिले हैं हमें इतिहास से, जिससे हमें पता चलता है कि उस समय लोग इस तरह के अश्वमेध यज्ञ किया करते थे। अनुष्ठानों का केंद्र बिंदु जो है वो राजा होता था। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे राजा का सिंहासन खास पत्थर या चीते की खाल
होती थी। वो एक स्पेशल एक तरह से कहते हैं ना, सिंहासन पे बैठा करते थे या चीते की खाल से एक अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए ऐसा किया जाता था। अन्य अनुष्ठानकर्ता राजा का सारथी जो राजा का रथ चलाने वाला होता था, और उसके परिवार के लोग, खासकर उसकी पत्नी और बेटे, ये सभी बहुत छोटे मोटे अनुष्ठान करते थे। यानी ये लोग भी जो अनुष्ठान में शामिल होते थे, और छोटे मोटे अनुष्ठानों की एक खास बात ये भी होती थी कि जो पुजारी लोग थे वो राजा के ऊपर पवित्र जल का छिड़काव करते थे। ये अश्वमेध यज्ञ की कुछ खास बातें थी। साधारण लोग और वैश्य भी राजा के लिए उपहार लाते थे। ब्राह्मणों द्वारा जो शूद्र श्रेणी में आते थे, यानी ब्राह्मणों ने जिन लोगों को शूद्र श्रेणी में जो है कर रखा था, या कि एक अलग बांट रखा था शूद्र लोगों को, उनको बहुत सारे अनुष्ठानों से जो है दूर रखा जाता था। यानी शूद्र लोग जो थे उनको अनुष्ठानों में भाग लेने का अधिकार नहीं था। उस समय समाज में, अभी जैसे हमने बात की कि शूद्र, तो समाज में उस समय में बहुत सारे समुदाय थे, और जैसे पुजारी, योद्धा, किसान, चरवाहे, श्रमिक, व्यापारी, बहुत सारे लोग। तो इनमें पुजारी, योद्धा तथा कुछ किसान व व्यापारी लोग धनवान श्रेणी में आते थे, जबकि चरवाहे, आपके मिस्त्री, मैसन जो होते हैं, आखेटक, शिकार करने वाले लोग, श्रमिक, ये गरीब श्रेणी में आते थे। तो ये बहुत सारे लोग जो होते थे समाज में। अब इस समाज का बंटवारा कैसे होता था, कौन कौन से समुदाय उस समय बने हुए थे, समाज का आधार क्या था, आइए हम आगे देखते हैं। वर्ण व्यवस्था, उस समय की जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस तरह से काम करती थी। समाज 4 वर्णों में विभाजित था। एक खास बात ध्यान देने की है यहाँ पे कि सभी वर्णों के कार्य अलग अलग थे। ये 4 वर्ण कौन कौन से थे, इसमें हम सबसे पहले लेते हैं ब्राह्मण, जिसको सर्वोच्च वर्ण भी कहा जाता था। ब्राह्मण यानी क्योंकि वर्ण बनाने वाले मुख्य रूप से कौन लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, तो इन्होंने अपने आप को सबसे ऊंचे स्थान पे रखा। यानी ये लोग अपने आप को राजा से भी ऊपर समझते थे। सर्वोच्च वर्ण कहलाता था। वेदों का अध्ययन तथा लोगों को शिक्षा देना इनका मुख्य काम होता था, और अनुष्ठान करवाना, उपहार लेना, इस तरह के मुख्य काम इनके हुआ करते थे। दूसरा जो वर्ण था वो था क्षत्रिय वर्ण। क्षत्रिय जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, युद्ध लड़ने वाले लोग, या कहें अपन कि ब्राह्मणों के बाद दूसरा स्थान जो था क्षत्रिय लोगों का था। शासक वर्ग भी कह सकते हैं इनको अपन, शासक वर्ग इसी में आता था। इनका मुख्य काम होता था युद्ध लड़ना और अपने लोगों की रक्षा करना, ये इनका मुख्य दायित्व होता था क्षत्रिय वर्ग का। तीसरा जो वर्ण था वैश्य, जिसको व्यापारी वर्ण भी कह सकते हैं, वैश्य। इसमें किसान, चरवाहे, व्यापारी आदि लोग आते थे, और इनका मुख्य काम था क्षत्रिय मतलब अपना व्यापार करना, समाज की या कहें कि राज्य की उन्नति में इनका बहुत बड़ा योगदान होता था। तो क्षत्रिय और वैश्य ये वो ग्रुप थे जिनको भी अनुष्ठान वगैरह करने का अधिकार था। ये भी ये जो है अनुष्ठान यज्ञ वगैरह ये लोग कर सकते थे। ये देखिए आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें ऊपर की पिक्चर में यज्ञ किया जा रहा है। मीन्स यहाँ पे यज्ञ करने वाले कौन है, उसके हाथ में कुछ हथियार जैसा है, मीन्स ये क्षत्रिय वर्ण से संबंधित लोग हैं। नीचे की पिक में भी आपको ऐसा ही दिख रहा है। तो ये क्षत्रिय होते थे जो यज्ञ वगैरह भी करते थे। अंतिम वर्ण होता था शूद्र, जिसको निम्नतम वर्ण भी माना जाता था उस समय समुदाय में, समाज में। इनका मुख्य काम बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना होता था। एक खास बात यहाँ पे है कि अनुष्ठान वगैरह करने की अनुमति या अधिकार इनको नहीं था, क्योंकि इनको समाज में ब्राह्मणों के द्वारा सबसे नीचे वाले स्तर पर रखा गया था, तो इनको अधिकार नहीं था कि ये लोग भी जो है अनुष्ठान वगैरह कर सकें। साथ ही साथ महिलाओं और शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने की भी आज़ादी नहीं थी, अनुमति नहीं थी। यानी उस समय समाज में महिलाओं को वेदों के पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। साथ ही साथ जो शूद्र वर्ण के लोग थे उनको भी जो है वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी।
ये तो थी वर्ण व्यवस्था उस समय की। अब हम बात करें कि ये वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था। ये इसका आधार जन्म था, यानी जन्म पर आधारित थी। जन्म पर आधारित का मतलब है कि कोई वैश्य के घर में पैदा होगा वो वैश्य है, या कोई शूद्र के घर में पैदा होगा वो शूद्र होगा। तो वर्ण व्यवस्था का आधार उस समय पे जन्म हुआ करता था। ब्राह्मण का बेटा है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय। कुछ लोगों ने उस समय इस वर्ण व्यवस्था का विरोध भी किया, बहुत जगह पे इसका विरोध शुरू हुआ। बाद में कुछ राजाओं ने भी इसका विरोध किया, क्योंकि राजा लोग अपने आप को क्षत्रिय थे, राजा लोग अपने आप को सबसे ताकतवर समझते थे, तो उन्होंने इस बात का विरोध किया कि ब्राह्मण उससे ऊपर कैसे हो सकते हैं। वो अपने आप को ब्राह्मणों से भी ऊपर समझने लगे। इस तरह बहुत सी जगह पे शूद्रों ने, वैश्य जो श्रेणी में आते तो उन्होंने भी इसका बहुत जगह पे विरोध किया। शूद्रों के साथ छुआछूत की जो प्रथा ब्राह्मणों ने शुरू की थी, कि छुआछूत है ना, यहाँ पे हमने पहले भी ध्यान दिया है कि उनको पढ़ने का, वेदों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, अनुष्ठान वगैरह में भाग लेने का अधिकार नहीं है। तो इन लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों का मानना था कि हर कोई जो है अनुष्ठान कर सकता है। अनुष्ठान ये नहीं कि अनुष्ठान करने का अधिकार किसी एक को ही है, हर कोई जो है अनुष्ठान में भाग ले सकता है, हर किसी को अनुष्ठान का अधिकार है। उपमहाद्वीप के उत्तरी पूर्वी एरियाज़ में, उत्तरी पूर्वी एरियाज़ का मतलब है उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र हैं, जैसे बंगाल साइड में, बंगाल की तरफ, वहाँ पे ये जो वर्ण व्यवस्था के जो स्तर थे, इनका इतना प्रभाव वहाँ पे देखने को नहीं मिला। वहाँ पे ब्राह्मणों का प्रभाव बहुत ही कम था। अब हम बात करते हैं उस समय के राज्यों की, कि राज्य क्या होते थे, उनको क्या कहा जाता था, शासन व्यवस्था कैसी होती थी, इसके बारे में अपन बात करते हैं। ये तो पिक्चर है, जैसा कि अपन ने शूद्र की बात की थी। जनपद, जनपद क्या होता था, जो राजा लोग विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करते थे वो अब जनों के बजाय जनपदों के राजा कहलाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह, जन के बसने या रहने की जगह जो है वो जनपद कहलाती थी। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अतरंजी खेड़ा, ये कुछ उदाहरण हैं जहाँ पे इन बात के साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पे पहले जनपद रहे होंगे। खुदाई में ये भी पता चला है यहाँ पे कि लोग झोंपड़ियों में रहते थे और जानवर पालते थे। वे चावल, गेहूँ, जौ, गन्ना, सरसों आदि की खेती किया करते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाना जानते थे उस समय। इनमें से कुछ धूसर, कुछ लाल, धूसर मीन्स समझते हैं धूसर का मतलब आप, धूसर जो मटमैला कलर का होता है, कुछ लाल रंग के भी होते थे। देखिए यहाँ पे एक धूसर पात्र है, नाम ही जिसका धूसर है, ग्रे कलर का, जिसको इंग्लिश में ग्रे कहते हैं। कुछ इस तरह के बर्तन भी यहाँ पे जो है देखने को मिले हैं। अब हम बात करते हैं महाजनपदों की। महाजनपद यानी जो जनपद ताकतवर हो जाता था बाकी जनपदों से, या अपने आप को ज़्यादा बाकी जनपदों से, बाकी राज्यों से ज़्यादा ताकतवर समझने लगता था, वो अपने आप को महाजनपद कहने लगे। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए जो महाजनपद कहलाने लगे। महाजनपदों की कुछ खास बातें भी थी। किलेबंद राजधानी, किलेबंद यानी इनकी जो राजधानी होती थी, इनका जो कैपिटल सिटी होता था, राजधानी जो शहर होता था, उसके चारों तरफ जो है किले बंदी की जाती थी। चारों तरफ लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें होती थी। अन्य राजाओं के आक्रमण से खुद को बचाने के लिए किलों का निर्माण ये लोग किया करते थे। राजधानी के चारों ओर ऊंची और विशाल दीवार अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए होती। ध्यान रखना इस चीज़ का, ये जो है राजधानी के चारों तरफ जो ऊंची और विशाल दीवार जो बनाई जाती थी, इसका मेन उद्देश्य होता था अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करना, दूसरे राजाओं को दिखाना कि वो उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं, वो उनसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। ये चीज़ दिखाने के लिए जो है ये लोग ऐसा किया करते थे। ठीक है, तो ये कुछ खास बातें थी इनकी महाजनपदों की।
अब और भी कुछ खास बातें यहाँ पे शुरू हुई कि जनपद जो है महाजनपदों से किस प्रकार से भिन्न थे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे इस समय राजा लोग जो थे वो सेना उन्होंने रखना शुरू कर दिया था, और सेना रखना ही शुरू नहीं किया, सिपाही रखना ही शुरू नहीं किया था, उनको नगद वेतन देना भी शुरू कर दिया था, तनख्वाह देना जो पहले नहीं दी जाती थी। पहले तनख्वाह के रूप में उनको ज़मीन दे देना, जागीर दे देना, इस तरह की प्रथा थी, लेकिन इस समय जो है उनको तनख्वाह दी जाने लगी और उनको पूरा साल रखा जाने लगा। पहले जब राजा को कभी ज़रूरत होती थी तभी सैनिक रखे जाते थे, तभी सिपाही रखे जाते थे, अदरवाइज़ सिपाही नहीं रखते थे। लेकिन इस समय जब महाजनपद बन गए, एक दूसरे से आगे निकलने की जब होड़ शुरू हुई, एक दूसरे से ज़्यादा शक्तिशाली बनने की जब होड़ शुरू हुई, तो इन लोगों ने एक स्थायी सेना रखना शुरू कर दिया और उनको तनख्वाह देना शुरू किया। तनख्वाह में भी आहत सिक्के उस समय सैनिकों को या सिपाहियों को जो है तनख्वाह के रूप में दिए जाते थे। आहत सिक्के, आहत मीन्स सील, जिन पे ठप्पा लगा कर देना, एक तरह से पंच मार्क जिसको बोल सकते हैं अपन, वो सील लगे हुए सिक्के इनको जो है तनख्वाह के रूप में, वेतन के रूप में दिए जाते थे। तो इस तरह बहुत सारे चेंजेस उस समय हुए महाजनपदों के टाइम पे। तो अब हम बात करते हैं उस समय के महाजनपद, लगभग साक्ष्य के आधार पर कि उस समय 16 महाजनपद हुआ करते थे। 16 महाजनपद, ठीक है, 16 ऐसे जनपद थे जिन्होंने अपने आप को 16 महाजनपदों के रूप में जो है एक तरह से विकसित किया, अपने आप को शक्तिशाली जो है लोगों के सामने प्रदर्शित किया। ये देखिए यहाँ पे मानचित्र आपको दिख रहा होगा, ये उस समय के कुछ महाजनपद हैं भारतीय उपमहाद्वीप में जो आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहे होंगे आपको, कंबोज, गांधार, सूरसेन, अवंती, कुरु, पांचाल, वत्स, चेदी, असाका, कोसला, वज्जी, ये जो आपको दिखाई दे रहे मल्ल, है ना। तो ये कुछ उस समय के महाजनपद थे जिन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाया और एक तरह से दूसरे राज्यों के सामने अपने आप को शक्तिशाली बना के प्रस्तुत किया। तो अब तक हमने जो पढ़ा है इस अध्याय में, आइए कुछ पुनरावलोकन प्रश्न अपन ले लेते हैं। पहला प्रश्न, शासन का प्रमुख कौन होता था? दूसरा प्रश्न है, किस यज्ञ में घोड़े को स्वतंत्र छोड़ा जाता था? समाज कितने वर्णों में विभाजित था? सर्वोच्च वर्ण किसे माना जाता था? और जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता था? तो आइए इनके उत्तर हम लेते हैं। पहला प्रश्न का आंसर है, यहाँ पे उत्तर है राजा। पहला प्रश्न क्या था पता है ना, अभी पूछा था आपसे, शासन का प्रमुख कौन होता था, तो उसका उत्तर यहाँ पे आपके सामने है राजा। दूसरा प्रश्न था, किस यज्ञ में घोड़े को स्वतंत्र छोड़ा जाता था? अश्वमेध यज्ञ में। फिर तीसरा प्रश्न था, समाज कितने वर्णों में विभाजित था? 4 वर्णों में। सर्वोच्च वर्ण किसे माना जाता था? ब्राह्मण को। और जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता था? तो वो भी अपन ने देखा, जन के बसने या रहने की जगह जो है, ये जनपद का शाब्दिक अर्थ होता था। ये तो हो गए हमारे पुनरावलोकन प्रश्न। अब साथ ही साथ चूँकि आपके लिए कुछ प्रश्न घर के लिए भी चाहिए होंगे, तो वो भी मैंने बनाए हैं यहाँ पे। तो वो गृह कार्य के रूप में आपको करने हैं। कुछ प्रश्न हैं यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको करने, अभ्यास के तौर पे आपको करने हैं। इससे आपको ये जो हमारा सत्र था आज का, ये और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा जब आप इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा नहीं है, मात्र 3 ही प्रश्न यहाँ पे हैं आपके सामने। पहला प्रश्न, राजा किलों का निर्माण क्यों करवाते थे? ये आपको लिखना है, अपनी कॉपी में लिखिएगा इसको, क्योंकि हम इस सत्र में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, अश्वमेध यज्ञ की मुख्य बातें क्या थी? अश्वमेध यज्ञ जो अनुष्ठान जिसकी हमने बात की थी, इसमें घोड़ा छोड़ा जाता था, जो राजा अश्वमेध यज्ञ करता था उसके द्वारा, तो उसकी और कौन कौन सी मुख्य बातें थी, उनको हमें जो है लिखना है। और तीसरा प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था से आप
क्या समझते हैं, यानी जो वर्ण व्यवस्था जो ब्राह्मणों ने उस समय बनाई थी, उस वर्ण व्यवस्था के बारे में, उसकी कुछ खास बातों के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, समझना है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज का हमारा जो ये सत्र था, इस अध्याय का प्रथम भाग हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगले सत्र में फिर मुलाकात होगी कुछ नए बिंदुओं के साथ। वो कौन से नए बिंदु होंगे देख लेते हैं अपन। कर व्यवस्था, कर जानते होंगे आप, कर इंग्लिश में इसको टैक्स कहते हैं। उस समय पुराने ज़माने में जनपद महाजनपदों के समय में कर व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में अपन अगले सत्र में जो है हम लेंगे इस बिंदु को। कृषि में हुए सुधार, कृषि खेती एग्रीकल्चर जिसको अपन कहते हैं, उसमें उस समय क्या क्या सुधार हुए थे वो भी अपन देखेंगे। और महाजनपदों को जैसा अभी अपन ने मानचित्र में देखा था, उसमें 2 महाजनपद मगध और वज्जी, जिन्होंने जो जनपदों से महाजनपद के रूप में उभर के सामने आए, एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में सामने आए, इनके बारे में हम जो है जानने की कोशिश करेंगे। ये हम अगला जो भाग है इस अध्याय का द्वितीय भाग, उसमें हम जब मिलेंगे तब इन जो है बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। अगले भाग में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।